नमस्कार, मेरा नाम है नाहर सिंह और आज हमारे साथ विचार मंच रेवाड़ी के इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही युवा साहित्यकार हैं कुमार विकास जी। सबसे पहले तो कुमार विकास जी, मैं विचार मंच रेवाड़ी के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय नाहर जी। इसके उपरांत मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुमार विकास जी कुंड के पास एक छोटा सा गांव है ढाणी राधा, वहाँ के रहने वाले हैं। इससे पूर्व इनकी एक पुस्तक अनुभूतियों के द्वीप प्रकाशित हो चुकी है, जो 66 कविताओं का एक कविता संग्रह है और अभी वर्तमान में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है, शिक्षक की आवाज़। तो कुमार साहब, शिक्षक की आवाज़ का आप विमोचन करवा चुके हैं। मैं अपने विचार मंच के श्रोताओं की ओर से, विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों की ओर से इसके प्रकाशन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नाहर जी। और आपके पॉडकास्ट पर जितने भी सुधीजन और देखने वाले जितने भी हैं, जितने साहित्य प्रेमी हैं, मैं सभी को अपनी ओर से एक बार नमस्कार निवेदित करता हूं कि आपने इस मंच पर, अपने पॉडकास्ट पर मुझे आमंत्रित किया। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हुए। धन्यवाद विकास जी। आपने ये उपन्यास लिखा शिक्षक की आवाज़, और आप स्वयं भी एक शिक्षक हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? किन से प्रभावित होकर आपने ये उपन्यास लिखने का निर्णय लिया? बिल्कुल नाहर जी, ये सवाल अक्सर किसी भी लेखक के लिए, किसी भी विधा में लिखने वाले के लिए ज़रूर उठता है। और मैं मानता हूँ कि जब भी हम कोई बात कागज़ पर उकेरते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे तन मन में रची बसी होती है। या तो वो अपने खुद के अनुभव, जो हमने अनुभूतियाँ जो पाई अपने निजी जीवन में, या अपने आसपास में किसी से भी देख करके तब हम उस चीज़ को उकेरते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो उपन्यास जब लिखने का मेरा मन हुआ, वो टीस मन के अंदर काफ़ी समय से चल रही थी। इसमें एक जो कैरेक्टर मैंने उठाया जी, उस कैरेक्टर को मैंने उससे पहले खुद जिया, और वहाँ से जैसे ही मैं एक सामान्य से घर से निकल कर के पढ़ने की इच्छा जाहिर करता हूँ परिवार से, तो मैंने देखा कि मेरे परिवार में भी खेतीबाड़ी करने वाला परिवार, कि वो शिक्षा को बहुत महंगा या अपने से दूर समझ रहा है जी। वो संघर्ष कि मैं वहाँ से उस एरिया से निकल कर के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाऊँ, शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में जब मैं जीवन जी रहा हूँ, तो वहाँ उस वक्त सरकारी स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे। वहाँ के माहौल को देखा, सरकार की तरफ से जो सहयोग एजुकेशन में था, या शिक्षकों का जो रोल था उस वक्त, उस सब को जिया मैंने, देखा मैंने। उसमें कुछ कमियां ढूंढना मैंने शुरू किया कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। और उस वक्त एक मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि यार क्यों ना ये कमियां जो तेरे को मिल रही हैं वो आने वाली पीढ़ियों को ना मिलें, अपने छोटों को ना मिलें, तो इनमें कैसे सुधार करूं। उसके बाद चलता है कि भाई सुधार करने का एक ही कारण है, अब तू विद्यार्थी है, कुछ ऐसी पढ़ाई कर कि एक शिक्षक के रूप में तू आ जाए और एक शिक्षक बन करके जिन कमियों को देख रहा है उन कमियों को सुधार कर सके। अब वो शिक्षक बन करके आता है दूसरे चरण में, और जब शिक्षक बन करके आता है तो वो पाता है कि निजी विद्यालयों के अंदर जब वो कार्य कर रहा है तो उस वक्त कौन कौन सी विडंबनाएं हैं, कौन कौन सी रजिस्ट करने वाली वो बातें हैं, उनका वो सामना करता है। यानी कि शिक्षा को पाने में संघर्ष, शिक्षा देने में संघर्ष,
और उसमें फिर सुधार की उम्मीदें उसके अंदर कुछ और आती हैं जो मैंने इस उपन्यास में जिक्र किया है। और ये सब बातें, इन सब संघर्ष से निकलते हुए ये प्रेरणा उसी जीवन से मिली कि एक ऐसे कैरेक्टर को तैयार करके क्यों ना मैं लोगों तक पहुंचूं कि ये समस्याएं हैं, ताकि मुझे एक हुजूम, एक भीड़ उस रूप की तैयार मिले। अर्थात हम ये समझें या ये मानें कि आपने जो ये उपन्यास लिखा है, ये एक तरह से अपने अनुभव को आपने कागज पे उकेरा है। बिल्कुल। और इसमें इस उपन्यास का मुख्य पात्र है नवाब। नवाब। तो जो ये नवाब नाम का जो पात्र है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये आपके अपने व्यक्तित्व से प्रभावित है। जी नाहर जी, बिल्कुल। ये मैं इसमें अंतिम पृष्ठ के अंदर इस बात को पाठकों के लिए रख भी चुका हूं कि एक जो काल्पनिक नाम देने के लिए जब सोचा मैंने, तो यही चीज़ें आई कि ये मैं जहाँ से जिन चीज़ों के अनुभवों को मैं उतार रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको अपने ही इर्द गिर्द रख करके एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं कागज़ के माध्यम से। कुमार जी, जो नवाब नाम का किरदार है जी, पूरे का पूरा उपन्यास इस किरदार के इर्द गिर्द घूमता है। अगर मैं ये कहूँ तो ये जो नवाब नाम का किरदार है, ये एक तरह से उसकी जीवनी है, उसके बचपन से लेकर अंतिम संघर्ष तक की ये यात्रा है। इसमें एक बात ये दिखाई गई है कि हर पहलू में, हर किरदार में, यदि नवाब का बचपन है तो वो बचपन भी बहुत ही आदर्श तरीके से वर्णित किया गया है। नवाब को एक विद्यार्थी के रूप में भी बहुत आदर्श विद्यार्थी के रूप में उसका वर्णन हुआ है। इसके उपरांत जब वो शिक्षक बनता है तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में उसका चरित्र चित्रण किया गया है। और जब उस पर सामाजिक जिम्मेवारी आती है तो वो सामाजिक मुद्दों को भी बहुत समर्पित भाव से उठाता है। क्या वास्तविक जीवन में कोई किरदार इतना समर्पित, या आपने इसमें वर्णन किया है लार्जर देन लाइफ, आपने इसको दिखाने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये किरदार वास्तविकता से थोड़ा दूर नहीं चला गया है? बिल्कुल नाहर जी, मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक जो मुख्य किरदार के रूप में नवाब को इसमें उठाया है मैंने, उसके इर्द गिर्द ये सब बातें रही। अगर मैं जर्नली कुछ समय पीछे की बात पर करूं तो देश में रामायण को लेकर के जितने भी ग्रंथ, जितने भी उपनिषद, सब कुछ जो हमने पढ़े, कहीं ना कहीं रामायण में भी राम के ही किरदार को कहीं ना कहीं उठाया था। और पुस्तक का मुख्य रूप जो आपने कहा कि इसमें मैंने उसको बहुत सकारात्मकता के साथ में प्रस्तुत किया, तो पुस्तक कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में पहुंचती है। मैं एक शिक्षक भी हूं, ये नहीं भूल सकता कि वो पुस्तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो उन बातों को, हम भी पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों को ग्रहण करते हैं। वो एक आईना बच्चे के सामने रहता है कि मुझे इस रूप में एक रोल मॉडल का काम भी एक पुस्तक मेरी कर सके। इसलिए उसमें कोशिश यही की कि मैं उसको इतना सकारात्मक दिखाऊं कि परिवर्तन पढ़ने वालों में कहीं ना कहीं सकारात्मक ही हो। दूसरी बात ये आई कि नवाब का जो किरदार एकल किरदार है, वो एकल नहीं है। नवाब जैसे न जाने कितने देश के अंदर किरदार और भी हैं, लेकिन उन किरदारों में पहल करने के लिए एक नवाब उठा। अब नवाब को कहीं ना कहीं ये सहारा मिलेगा कि उसके जैसे लोग हैं वो संपर्क करने लगेंगे। अब ये पुस्तक आने के बाद मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ताज्जुब होगा, मेरे ही कुछ साथी शिक्षक आए और उन्होंने इसमें कुछ बहुत सारी बातें ऐड करने के लिए मुझे इस बात के लिए उत्साहित किया कि क्यों ना इसका अगला भाग भी तैयार कर दें। तो देखो, एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक आना, इसी के ऊपर ही, इसी को आगे बढ़ाते हुए वो इसीलिए मिला मुझे कि एक किरदार जैसे किरदार बहुत सारे जीवंत हैं, बहुत सारे इंतजार में थे कहीं ना कहीं। तो ये अकेला ही किरदार नहीं है, पूरे इसलिए इसका नाम भी मैंने ऐसा ही रखा आप लोगों के आशीर्वाद से कि शिक्षक की आवाज। एक मतलब संपूर्ण शिक्षक समाज को समर्पित करते हुए, संपूर्ण शिक्षक समाज को आगे रख करके सभी उसमें किरदार हैं। जी, एक इसमें
आपने इस उपन्यास के माध्यम से निजी विद्यालयों में जो शिक्षकों की वेतन कटौती होती है उस मुद्दे से आपने शुरुआत की और फिर उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और फिर ये मुद्दा एक बहुत व्यापक और बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा सभी विद्यालयों में एक साथ नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि किसी निजी विद्यालय ने अपने शिक्षकों की वेतन कटौती की हो तो उसके नजदीक का दूसरा विद्यालय भी ऐसा ही करे। तो यदि ये सब में एक साथ नहीं हो रही है ये समस्या, तो सभी शिक्षक साथी इस समस्या पर एक मत नहीं होते हैं और उस स्थिति में आंदोलन को बड़ा रूप देना या बड़ा आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने उपन्यास में दिखाया है कि इस मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन जो नवाब नाम का कैरेक्टर है वो चलाता है और वो बहुत सफलता से चलाता है। बिल्कुल नाहर जी, देखिए मैं इसमें एक बात जरूर कहूँगा कि केवल एक निजी विद्यालय का जो अनुभव मैंने पा लिया, मैं जहाँ कार्यरत था मेरे साथी कहीं और कार्यरत थे, कहीं ना कहीं वो बातें सभी से निकल करके थोड़ी थोड़ी आती थी। फर्क सिर्फ कितना था कि मैं उसको सार्वजनिक रूप में लिख पाया जी। और लोगों ने मुझ तक, केवल कानों तक मेरे तक पहुंचाई वो बातें। तो कहीं ना कहीं इसको लिखने से पहले मैं ये अनुभव पा चुका था कि ऐसा केवल एक ही जगह पर नहीं, क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण संस्थान जितने भी चल रहे हैं सभी में कहीं ना कहीं यही हाल चला हुआ है। दूसरी बात, आप गणित के शिक्षक हैं और आप एक और एक को 2 बोलते हैं, कहीं ना कहीं मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूं जो एक और एक को 11 भी बोलता है। तो मेरे जैसे जो एक जगह का अनुभव रखते हैं और कहीं मैं अकेले को जब लेकर के चलूंगा, एक प्लेटफॉर्म दूंगा, तो मेरे जैसे बहुत सारे जो शोषण का शिकार भी हो रहे हैं, मुझे बड़ा मतलब ये कहने में और बड़ा दर्द होता है कि एक शिक्षक मतलब किन शोषण के राहों से गुजरता है, उन चीज़ों को देख करके, उनको अनुभव करके, और ये सब चीज़ें मैं रख रहा हूं तो बहुत सारे साथी लोग मेरे साथ में इसमें आ रहे हैं। अगर हम सारांश के रूप में ये कहें कि हमने निजी विद्यालयों में सेवारत सभी शिक्षकों की पीड़ा को इस उपन्यास के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं शायद मैं अब आपके भावों की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी बात एक जरूर डालना चाहूंगा जी। बहुत सारे ऐसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हैं जो अपने काम को बखूबी और ईमानदारी पूर्वक भी कर रहे हैं। उसमें स्कूल संचालक भी हैं जी। बहुत सारी संस्थाएं भी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी कहानी या कुछ भी लिखा जाता है तो ये सोच करके कि 100% सभी पर लागू नहीं हो पाता जी। मैं उन लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद भी करूंगा कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बखूबी ईमानदारी के साथ में कार्य किया है। एक आप इस उपन्यास के अंतिम भाग में जो आपने दिखाया है कि एक आंदोलन होता है और फिर उस आंदोलन से बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, आप ऐसा इस उपन्यास में लिखते हैं, लेकिन आप कहीं भी उन परिवर्तनों का वर्णन नहीं कर रहे। ना तो जो आपका चरित्र है, मुख्य पात्र है नवाब, उसके माध्यम से इन बातों का कहीं खुलासा किया जा रहा है, ना किसी और पात्र के माध्यम से कि कौन से परिवर्तन इस आंदोलन के कारण निजी विद्यालयों में हो रहे हैं या शिक्षा जगत में हो रहे हैं। ये अस्पष्टता महसूस होती है। बिल्कुल नाहर जी, देखिए इसमें आंदोलन का जो रूप दिया, बड़े आंदोलन का रूप दिया, मैंने कहा कि एक दर्पण का काम मैंने यहाँ पर किया कि इन चीज़ों से निकल करके, शोषण की दुनिया से बाहर निकल करके एकजुटता के साथ में ये सब चीज़ें भी पाई जा सकती है और एक शिक्षक समाज को सुदृढ़ रूप और एक जो हम कल्पनाएं करते हैं एक शिक्षक के लिए, अपनी पीढ़ी को पढ़ाने के लिए, वो सब चीज़ें अगर पानी हैं तो सबको एकजुट हो, इस पर कार्य करना पड़ेगा। और एक दर्पण के रूप में एक कल्पना देखते हुए लोगों को कि ऐसा भी जैसे नवाब जीवन को जी रहा है, उसका सहयोग अगर होता है तो एक ऐसा रूप भी दिया जा सकता है कि शिक्षक समाज जो है वो ऊपर उठे। और उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था जिस दिन हमारी अच्छी और मजबूत हो गई, मैं विशेष रूप से कहता हूं कि देश को विकसित होने से भी कोई रोक नहीं सकता।
इसमें एक बात और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि अगर आप क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस आंदोलन की वजह से, आपने लिखा कि बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उन परिवर्तनों को लिखते, जैसे निजी विद्यालय भी कुछ शिक्षकों को सेवा की गारंटी दे रहे हैं या उन पर विशेष रूप से इस तरह के नियम लागू किए जाते हैं कि वो किसी भी शिक्षक को सत्र के बीच में किसी की छुट्टी नहीं कर सकते या उनको कुछ छुट्टियां जैसे सरकारी विद्यालयों में मिलती है वो मंजूर की जाती है, तो शायद ज्यादा स्पष्टता से ये बातें होती और लोग इन पर ज्यादा गंभीरता से विचार करते। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बहुत सारी गरिमाओं को भी मैंने ध्यान में रखा है कि अगर मुझे किसी को समझाना है तो मैं उसको नकारात्मक रूप ना देख करके पहले कम से कम एक ये संदेश उन तक पहुंचा सकूं कि इस चीज को रोक लिया जाए भाई, वरना कोई ना कोई नवाब ऐसा ना हो जाए कि इस तरह के आंदोलन देश में शुरू हों। तो मैंने अपने इसमें आप ये भी बात सोच सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं बात कि ठीक है भाई, मैंने इस बार परिवर्तन क्या आ रहे हैं, मैं उन परिवर्तनों को इसमें नहीं दिखा पाया प्रत्यक्ष रूप से, ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत कुछ ज्यादा परिवर्तन मैंने नहीं दिखाए, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं, जो जी रहे हैं अब कुछ सालों के दौरान, तो मैं ये देख रहा हूं कि वास्तव में परिवर्तन निजी विद्यालयों में काफी आए हैं और जिसका परिणाम ये है कि आज आप देख रहे हैं बहुत सारे निजी विद्यालय अच्छे से अच्छे परिणाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक को, अच्छे शिक्षक को उन्होंने चुना और चुनने के लिए ये शर्तें, ये उस अच्छे शिक्षक के लिए जो जो भी उनको लगा उन्होंने सब किया। तो ये परिणाम आ रहे हैं और धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की लेखनी जब लोगों तक पहुंचती है, इस तरह के जब मेरे जैसे छोटे कलमकार जब कोई लिखना शुरू करते हैं, तो वो जाहिर है देर है लेकिन अंधेर नहीं इस कार्य में। नहीं, कलमकार कोई भी छोटा नहीं होता, वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी साहित्यकार हो, उनके जो भाव होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जब आप इस तरह का किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करते हैं तो अन्य पात्र जो उपन्यास में होते हैं उन पर, या मैं यूं कहूं कि उनका महत्व बहुत कम हो जाता है। केवल एक पात्र का, जैसे अगर मैं शिक्षक की आवाज उपन्यास की चर्चा करूं तो उसको पढ़ने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि यह नवाब नाम के पात्र की एक प्रकार से जीवनी है जी, और क्योंकि ये उपन्यास है तो अन्य जो पात्र हैं उनको बहुत कम महत्व मिला है। बिल्कुल नाहर जी, देखिएगा इसमें मैं सभी पाठकों के लिए एक संदेश यहां से आपके चैनल के माध्यम से भी दूंगा कि जब हम आप लिखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये दुविधा हमारे दिल में, दिमाग में, जहन में रहेगी कि आज के ज़माने में जब मल्टीमीडिया का ज़माना है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, जैसा कि है वीडियो के माध्यम से हो, रील्स वगैरह हो, इनमें पढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ी, मतलब हमारे सामने एक संकट की बात है। अगर मैं सभी पात्रों का जिक्र इसमें बहुत विस्तार से करता तो इसके प्रश्न इतने ज़्यादा हो जाते कि मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ने में दिलचस्पी दिखा पाएंगे। एक छोटा कंटेंट रखने के चक्कर में कि लोगों तक पहुंचे ये बात, और मैंने उस बाकी के जो किरदार थे उनको छोटा करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि उन किरदारों को दबाया है, उन किरदारों को जल्दी ही आप लोगों का सहयोग और आशीष रहेगा कि उन किरदारों के रूप में जब पाठक लोग, जब आशीष देने वाले लोग उस चीज़ की प्रशंसा करेंगे, उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर है कि ये उपन्यास एक बड़े रूप में भी हम सामने लाएंगे। धन्यवाद कुमार विकास जी। लेकिन अब भी जैसे आज का जो युवा है, जहां प्रत्येक युवा के हाथ में मोबाइल है और वो रील देखने में और सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, बजाय कि कोई उपन्यास पढ़ना या साहित्य की और पुस्तकें पढ़ना। तो उस माहौल में जहाँ
विशेषकर युवाओं का रुझान साहित्य से हटकर अन्य क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा है, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा है, रील देखने में ज़्यादा है, तो उपन्यासों को पढ़ना या उपन्यासों की सफलता पर यह स्थिति प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करती है? बिल्कुल नाहर जी, करती है। जो अब फिलहाल आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आज जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, उसमें पुस्तकें एक साइड कर दी गई हैं जी। और ये एक गंभीर विषय है हम सब अभिभावकों के लिए, विशेष रूप पर शिक्षकों के लिए भी, कि पुस्तकों को एक दरकिनार कर दिया जी। आज की युवा पीढ़ी ने। जबकि एक पुस्तक को ही एक अच्छा साथी, सच्चा साथी हम ये पढ़ते आए हैं, वो दुनिया भर के कोट हम पढ़ते थे जी, मतलब वो स्थान नहीं है पुस्तकों को। इसके लिए हम लोग धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, एकजुटता के साथ अगर कार्य करेंगे, पुस्तकें वापस भी आएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि समय लौट करके जरूर आता है और ये पुस्तकें अपनी महत्व, अपनी वैल्यूज दिखाएंगी लोगों को। तो ये वास्तव में गंभीर विषय है कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल के साथ में ज़्यादा जुड़ रही है, जिससे समाज के अंदर बहुत कुछ छूट रहा है। तो इन पे मैं युवा पीढ़ी को भी आपके चैनल से ये संदेश ही दूंगा कि पुस्तकों से दूर नहीं हुआ जा सकता और कृपया पुस्तकों के साथ जुड़ करके रहिएगा। ये पुस्तक को पढ़ना एक साधना है जी। शायद उस पुस्तक को पढ़ने से उसकी एक दो पंक्तियां भी आपके जीवन में अगर उतर आती हैं तो आपको अपने आप में संतुष्टि की अनुभूति होती है कि मैंने कुछ पाया है। जी। वीडियोस, ये सब जो हम देख रहे हैं, एक केवल एक टाइम पास के लिए जो किया जा रहा है, उसका जीवन से कोई इतना संबंध नहीं रह पाता। धन्यवाद। आपने इस उपन्यास में बहुत ही अच्छी भाषा का उपयोग किया है। आपने शब्दों का चयन बहुत शानदार किया है। इसके लिए आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं और इससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपने हिंदी साहित्य का अच्छा अध्ययन किया है। तो क्या आप बता पाएंगे आप किन किन कवियों को, साहित्यकारों को पढ़ते हैं और कितनी पुस्तकें लगभग हिंदी साहित्य की आप पढ़ चुके हैं? नाहर जी, जब लोगों के बीच में खड़ा होने का अवसर मिलता है मंचों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, तो ये एक सवाल अक्सर उठता है और कई बार इस पे मजाक भी बनाया जाता है। मैं विज्ञान पढ़ा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा और विज्ञान ही पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ। और एक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए हिंदी की तरफ मुड़ जाना थोड़ा सा मतलब सोचने का विषय रह जाता है सामने वालों के लिए भी। कहीं ना कहीं आप जैसों की प्रेरणाएं, आप मुझसे खुद वरिष्ठ हैं, आप लोगों की रचनाएं मैं जब अखबारों के माध्यम से देखता हूं, मुझे कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ लगी कि एक शिक्षक दूसरा रूप भी रखता है और किताबें एकत्रित करना शुरू किया। आप जैसों से एक पुस्तक लेकर के गया, कहीं महादेवी वर्मा को पढ़ा, कहीं निराला जी को, कहीं नागार्जुन जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा, जहाँ से ये उपन्यास के बारे में अगर एक पर्यायवाची ही मैं कहूँ उपन्यास का, तो मुंशी प्रेमचंद जी को हम कह सकते हैं। हिंदी में उनका योगदान जी अद्वितीय है। तो ये मैं जो गद्य के अंदर पद के बाद आया, तो कहीं ना कहीं वो पुस्तकों की ही देन थी कि उन पुस्तकों से नजरों के सामने से वो जो पुस्तकें निकलती रही और आज उसी चीज़ को अपने अंदर भी देख पा रहा हूँ, उसी अनुभव को जी रहा हूँ। तो जितनी भी पुस्तकें मिली, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक कोई हाथ लग गई मुझे, और इसमें विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जब आप जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ में बैठा तो कुछ लोगों का मुझसे ये कहना था कि अगर अच्छा लिखना है, अगर अच्छा पढ़ना है, उससे पहले आपको सुनना सीखना होगा और एक अच्छा सुनने वाला बनना होगा। मैं अपने आप को चुप रख करके आप लोगों को सुनता रहा, अपने जितने वरिष्ठ क्षेत्र के लोग थे, क्षेत्र से बाहर निकला और मुझे आप लोगों को मैं ये भी बताऊं कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं देखता था कि ऐसे ऐसे साहित्यकार, कलमकार हैं जिनको लोग बड़ी भारी भीड़ के रूप में उनके सामने सुना जाता है, जिन्हें उनमें क्या है, मैं वैसा कैसे बनूं, ये चीज़ें देखने के लिए उन लोगों को सुनना, उन लोगों तक पहुंच बनाना। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि जब ये पुस्तक या हम जब ये लिखते हैं कुछ भी, तो उस चीज़ को लोगों से, आप जैसों से एकत्रित कर किताबों को पढ़ उसी अनुभव को लिख पाते हैं। बहुत अच्छा।
कुमार विकास जी, आपकी ये दूसरी पुस्तक है और प्राय लोग साहित्य की एक विधा को पकड़ लेते हैं और उसी में अपनी पुस्तकें प्रकाशित करते रहते हैं। हालांकि बहुत उच्च कोटि के जो साहित्यकार हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो साहित्यकार हुए हैं जी, उन्होंने काफ़ी सारी विधाओं में कविताएं हों या उपन्यास हो, कहानियाँ हो, वो लिखते हैं। आपने भी पहली पुस्तक कविताओं का संग्रह जी, जो अनुभूतियों के दीप हैं, बिल्कुल, वो आपकी आई। ये इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिला। पूरे क्षेत्र में ये आपकी कविताओं का संग्रह भी चर्चा का विषय रहा। जी, तो मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक में से, अनुभूतियों के दीप में से, आपकी कोई एक बहुत अच्छी मनपसंद कविता हो तो उसकी कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं को आप पढ़ के या गा के सुना दें। जी, बिल्कुल। नाहर जी, मैं पुस्तक को खोल रहा हूं। अंतिम ही पृष्ठ पर जब आप मेरे सामने हो तो मैं आपकी ही पसंद की चीज़ रखूंगा। चंद पंक्तियां एक जवान की मैंने लिखने का प्रयत्न किया था, आप लोगों के बीच पढ़ता हूं कि सर ए जमी का मान रखते हैं, सर ए जमी का मान रखते हैं, वतन के लिए स्वाभिमान रखते हैं। बहुत खूब, बहुत सर ए जमी का मान रखते हैं, वतन के लिए स्वाभिमान रखते हैं, किसी वाहवाही के मोहताज नहीं है साहब, किसी वाहवाही के मोहताज नहीं है, फौलादी हैं, जिगर शान रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बड़े कमाल के होते हैं सैनिक, बड़े कमाल के होते हैं सैनिक, हथेली पर अपनी जान रखते हैं। करते होंगे लोग दिखावे के जलवे, करते होंगे लोग दिखावे के जलवे, वो तो दिल में ही तूफान रखते हैं। बहुत शानदार, बहुत ही घबराते होंगे लोग अपनी मृत्यु से, घबराते होंगे लोग अपनी मृत्यु से, वो तो मिट जाने का अरमान रखते हैं। अंतिम लाइनें सुनिएगा और आशीष दीजिएगा कि जेब के बटुए में अपना परिवार, नाहर जी, जेब के बटुए में अपना परिवार और बाजू की पनाहों में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। इस प्रकार की 66 रचनाएं इस पुस्तक में कुमार विकास जी ने लिखी है। बहुत एक से एक बढ़कर कविताएं हैं। कुमार विकास जी, 2 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आगे की क्या योजनाएं हैं। नाहर जी, एक शिक्षक की कभी शिक्षा प्राप्त करने की दुनिया ख़त्म नहीं होती, लिखने वाले के लिए कलम नहीं रुकती। जी, जब सुधी पाठक, आशीष देने वाले लोग और इतना प्रेम करने वाला ये साहित्य समाज मुझे सानिध्य जो दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो सकारात्मकता मेरे अंदर आती है कि ये कलम रुके नहीं और निरंतर समाज की सेवा में, साहित्य की सेवा में निरंतर आप लोगों के आशीष से मैं कलम को जारी रखूं। तो मेरा पूरा यही रहेगा प्रयत्न कि इनसे बढ़कर के पाठकों की इच्छाएं जो मुझ तक पहुंच रही हैं, उनकी पसंद मुझ तक जो पहुंच रही है, मैं उनकी पसंद के अनुरूप कुछ और भी आगे लिखूं और जल्द ही अगली पुस्तक के रूप में मैं आप लोगों के सामने, आपके चैनल के ऊपर फिर से आऊँगा। धन्यवाद कुमार विकास जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। बहुत अच्छी चर्चा आपने हमारे साथ की, अपने विचारों की शानदार अभिव्यक्ति की। मैं विचार मंच के सभी श्रोताओं की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से पुनः आपका आभार ज्ञापित करता हूं। सभी का धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सभी का, आपका विशेष आभार।